हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे। हम बायोलॉजी सीरीज़ कर रहे हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसमें इन शॉर्ट इसमें हम पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जानेंगे, कैसे क्या ह्यूमन बॉडी में होता है। ठीक है, अगर आज ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम इसे 2 भागों में करेंगे, कल इसको फिर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मेन फोकस है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसमें क्या बता रहे हैं, एज यू हैव रेड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड टू डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। आप सभी को पता है कि जो O2 है, यानी ऑक्सीजन जो है, वो ऑर्गेनिज्म द्वारा यूटिलाइज किया जाता है। किस लिए? ताकि वो इनडायरेक्टली यूटिलाइज किया जाता है, डायरेक्टली नहीं, कि वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सके। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके, है ना, और उससे क्या होगा, एनर्जी डिराइव होगी और फिर उससे सारी एक्टिविटीज़ बॉडी अपनी कर पाएगी ना। Carbon dioxide, which is harmful, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells and so CO2 produced by the cells have to be released out. अब देखिए CO2 हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसमें देखिए इस प्रोसेस में क्या है कि O2 और CO2 बाहर जल्दी जल्दी निकलना चाहिए और O2 अंदर अंदर आना चाहिए, ये बताया जा रहा है। ठीक है, द प्रोसेस this process of exchange of O2 from atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing. ठीक है, O2 हमें एटमॉस्फेयर से मिल रहा है और CO2 हम प्रोड्यूस खुद ही कर रहे हैं, हमारे सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को ब्रीदिंग कहते हैं ना, सांस लेना, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू विल कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ, क्वेश्चन कर रहे हैं ना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे डिस्क्राइब किया है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, देख लीजिए अब। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें रेस्पिरेशन एक्टिविटी होती है। ठीक है, और ये भी डिपेंड करता है वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं, यानी उनका घर कहाँ है ना, कहाँ वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं ना। लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक स्पॉन्ज, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स। तो ये सब क्या है, फ्लैट वॉर्म समझ ही रहे हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं। To exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface, earthworms use their moist cuticle and insect have a network of tubes. देखिए, earthworm केचुआ आपने देखा होगा, तो earthworm में क्या होता है कि वो अपने जो moist cuticle को इस्तेमाल करता है, ठीक है, सांस लेने के लिए। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, जिसे हम ट्रेकियल ट्यूब्स भी कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर, देखिए अब गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फिशेज में प्रेजेंट होते हैं ना। तो स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड कह रहे हैं कि एक स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको गिल्स कहते हैं, यूज्ड बाय aquatic arthropods and mollusks, while vascularized bags called lungs are used by terrestrial forms for the exchange of gases. अब देखिए हम क्या यूज़ करते हैं, लंग्स का यूज़ करते हैं, तभी हम सांस ले पाते हैं। लेकिन जो एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, गिल्स का इस्तेमाल करते हैं ना। ओके, अमंग वर्टिब्रेट्स, जैसे वर्टिब्रेट्स में क्या है, फिशेज यूज गिल्स वाइल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स। अब देखिए इसमें जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं, वो किसके थ्रू रेस्पायर करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रेस्पायर देयर मॉइस्ट स्किन। अब देखिए एम्फीबियंस यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और मतलब नॉर्मल लैंड में भी रह सकते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस है कि वो अपनी स्किन का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, वो रेस्पायर करते हैं मॉइस्ट स्किन के थ्रू। और मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम मैमल्स में आते हैं, ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आते हैं ना, तो उनके पास क्या है, पूरा एक पूरा सिस्टम है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लीजिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे, क्योंकि
ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आराम से करने की आवश्यकता है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दो है ना नाक, देखिए, ठीक है, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ये अपर लिप्स हो गए हमारे, उसके ऊपर ही ये नॉस्ट्रल्स, ठीक है। इट लीड्स टू अ नेजल चैम्बर थ्रू द नेसल पैसेज, एक देखिए इसी के अंदर जाते जाते जाएंगे तो एक नेसल चैम्बर पाया जाता है और इसी से नेसल पैसेज बनता है ना, तभी तो सांस ले पा रहे हैं। द नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, अब ये कहाँ खुलता है जाकर, फेरिंग्स में खुलता है। अ पोर्शन ऑफ विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, है ना, एक कॉमन पैसेज है वो फूड और एयर दोनों के लिए। द फेरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, अब यही फेरिंग्स कहाँ जाकर के खुलता है, वो लैरिंग्स में खुलता है, ठीक है, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं ना। फिर देखिए यही बता रहे हैं, द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, यहाँ से जाते हैं वो ट्रेकिया में। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन, अब लैरिंग्स का काम क्या है, जो हम बोल पा रहे हैं वो लैरिंग्स की वजह से है, ठीक है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, बॉक्स टाइप का है, ठीक है, which helps in sound production, hence it is called sound box, और इसी को साउंड बॉक्स भी कह दिया जाता है। जैसे नॉर्मल हम मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें भी साउंड सिस्टम होता है, वैसे हमारा भी सिस्टम है, उसी को क्या बोला जाता है, लैरिंग्स बोला जाता है। कार्टिलेज से बना हुआ है, ये तो डिफरेंस पता होगा का, बोन कार्टिलेज ये सब में डिफरेंस पता होगा, नहीं पता होगा तो कभी हम बेसिक्स में जाके इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब हम खाना सॉलो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ग्लॉटिस होता है ना, कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, जब खाना स्लो करते हैं तो ग्लॉटिस होता है ना, तो ग्लॉटिस कवर हो जाता है एक थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स, यही प्रिवेंट करता है जो फूड है वो लैरिंग्स में ना चला जाए ना, ठीक है। अभी अगर चला जाता है तो इसीलिए खांसी आती है फिर हम लोग को, ठीक है, वो फोर्स आउट करता है कि वो नॉर्मल फूड पाइप में ही जाए, ठीक है। ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, ठीक है, ट्रेकिया बहुत ही स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका क्या है, कहाँ एक्सटेंड करता है जाकर के, मिड थोरैसिक कैविटी में, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई, ठीक है, undergoes repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi, and bronchioles end up in a very thin terminal bronchioles। जब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, जो आपका ट्रेकिया है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि कहाँ तक होता है, मिड थोरैसिक कैविटी तक होता है, फिर वो डिवाइड होता जाता है तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जो आपका है इनटू राइट एंड प्राइमरी ब्रोंकियाई, ठीक है, राइट और लेफ्ट में वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकियाई में, और फिर यही ब्रोंकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, समझ गए। द ट्रेकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकियाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट तो कार्टिलेज जो होती है ना रिंग्स के फॉर्म में है ना, वहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है, रिब्स हैं हमारे पास, ठीक है, वो भी अभी आगे पढ़ेंगे। Each bronchiole, each terminal bronchiole give rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli। अब यही देखिए, जो एक हर जो ब्रोंक्यूल है वो बहुत ही थिन इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं है, वॉल्ड और वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर में जा करके बनाता है, क्या बना देता है, एल्वियोलाई, वहाँ पे स्टे करता है, वहाँ रहता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स, ये पूरा मिल करके लंग्स बना देता है, ठीक है, पूरा जो ये चीज़ें ऑर्गन्स हैं सारे ये लंग्स को बना देते हैं, ठीक है। फिगर में गिवन है, वी हैव टू लंग्स, हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है, विच आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर प्लूरा, ठीक है, लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, प्लूरा बोलते हैं ना, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, प्यूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शंस ऑन द लंग सरफेस, लंग के सरफेस पे कोई फ्रिक्शन ना क्रिएट हो, उसकी कमी लाने के लिए बेसिकली ये होता है। द आउटर प्यूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, ठीक है, थोरैसिक लाइनिंग, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface, समझ गए। the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their
ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system. अब कोई पूछे कि exchange of gases कहाँ takes place करता है, that is वो रीजन कौन सा है, एल्वियोलाई का रीजन है, ठीक है, ओके. The conducting part transport the atmospheric air to the alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also brings the air to the body temperature. Exchange part is the site of actual diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air. The lungs are situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. ठीक है, lungs कहाँ situated है, thoracic chamber में situated है, और ये anatomy की दृष्टि से airtight chamber है, ठीक है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column. तो आपको ये पूछे कि आपके lungs कहाँ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, dorsally present हैं बैक साइड में, ठीक है, बाय द वर्टिब्रल कॉलम ही होता है. वेंट्रली बाय द स्टर्नम, ठीक है, लेटरली बाय द रिब्स एंड सो ऑन लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम. अच्छा, डोम शेप आपने देखा है ना, ऐसे करके आर्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को डायफ्राम बोलते हैं ना, ठीक है. द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity, ठीक है. Such an arrangement is essential for breathing. We cannot directly alter the pulmonary volume. Respiration involves the following steps. देख लीजिए क्या क्या steps हैं. Breathing is or the pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. ऐसे तो देखने में पता नहीं चलता, सांस आती जाती रहती है, लेकिन जब आप पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं तो समझ में आता है क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं. तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, सेल्स अपने आप CO2 बना रहे हैं, वो बाहर आ जाता है, तो यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है. O2 इनहेल कर रहे हैं और CO2 हम एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वेलियर मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, ठीक है. इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है. अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लीजिए, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपिरेशन बाय विच एल्वेओलियर एयर इज रिलीज्ड आउट, जो मैंने बताया. द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure. देखिए, जो अंदर का प्रेशर वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है. That is, there is negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Similarly, expiration takes place when the intrapulmonary pressure is higher. और देखिए, एक्सपिरेशन जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उल्टा हो जाता है ना, वही बता रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली, एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझ गए. द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल intercostals between the ribs helps in generation of such gradient. जो ये gradient मतलब होता है जो चेंज आ रहा है ना, वो इसी की वजह से है. किसकी वजह से, डायफ्राम ही सब कर रहा है. देखिए, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक तरह से सिकुड़ता है, फिर जब बाहर निकालते हैं तो वो फैल जाता है. यही सब चीज़ें हो रही हैं अंदर, ओके. इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन, वही जो मैंने बताया, ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ thoracic chamber in the anterior posterior axis. The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in the pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. Inspiration, ठीक है, फिर इसके बाद यही प्रोसेस पूरा इंस्पिरेशन कहलाता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है. फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या एक्सपायर करेंगे, यानी कि बाहर निकालेंगे सांस को, ठीक है, तब वो क्या होगा, उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी तो बाहर निकल पाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसमें अंदर प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है. यही बात बता रहे हैं. रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूस द thoracic वॉल्यूम एंड देयरबाय द pulmonary वॉल्यूम.
दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। वही बता रहे हैं, ठीक है। इसी को एक्सपायरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड द एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एडिशनल मसल्स भी पाई जाती हैं इसके लिए एब्डोमेन में। ऑन एन एवरेज द हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। तो एक एवरेज हेल्दी जो इंसान होगा वो कितने टाइम्स ब्रीथ करता है? 12 से 16 बार, ठीक है। 1 मिनट की बात हो रही है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। एक स्पायरोमीटर यूज हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। पल्मोनरी फंक्शंस को जानने के लिए, ये असेसमेंट करने के लिए स्पायरोमीटर यूज होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल कर लेंगे, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, इसके बारे में थोड़ा और भी जानेंगे, क्या क्या इसमें जानना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते हुए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है।